नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वर्ष में जिस भी परीक्षा में अपना चयन चाहते हैं, ईश्वर आपको सफलता दे दोस्तों, आप सभी कामयाब हों। इसी के साथ दोस्तों अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 64। इससे पहले 63 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों चमोली उत्तराखंड से रहेगा। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मैंने आपको हजारों बार बताया है, उत्तराखंड के 13 जिले में मात्र ऐसे 2 जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। एक तो उधम सिंह नगर है रुद्रपुर, चमोली का आज आप यहाँ पर देख ही लेंगे। चमोली जिले का मुख्यालय ऑप्शन है जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर। जो भी दोस्त चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इसका आंसर वह जानते होंगे। करेक्ट आंसर होगा गोपेश्वर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चमोली जिले का क्षेत्रफल 80-30 है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी और अन्य 2 जनपद और हैं जिनकी स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी। एक पिथौरागढ़ है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है और एक उत्तरकाशी है। चमोली जिले की स्थापना दोस्तों पौड़ी से की गई थी। अल्मोड़ा से उत्तराखंड की गई, सॉरी दोस्तों, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की गई, उत्तरकाशी की टिहरी गढ़वाल से की गई। चमोली जिले में दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर, 25,643 फीट में है। आप इसको भी याद रखिएगा। आप एक कदम आगे चलिए दोस्तों, तभी चीज़ों को आप कवर अप कर पाएंगे, नहीं तो एग्जामिनर के साथ साथ चलिए। अगर पीछे रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, अगर आप उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं या फिर फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप हमारा 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर का जो निचोड़ है, टॉप 100 क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। यह है भाग 3। इससे पहले 2 भाग आ चुके हैं, उनको आप अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आ भी रहे हैं, भाग 1, भाग 2। इन सभी को देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 250 हो जाएंगे, आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। और परीक्षा में बैठने से पहले आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, पटवारी लेखपाल का यह 2016 का पेपर है, पूर्ण व्याख्या सहित इसको समझाया गया है। आप इसको भी अवश्य देख लीजिएगा। परीक्षा में बैठने से पहले अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर, कालिदास का जन्म स्थल किस स्थान को माना जाता है? तो कालिदास का जन्म स्थल कालसी देहरादून, क्विल्टा कालीमठ, कपकोट बागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर काली लिखा है और काली यहाँ पर लिखा है ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा क्विल्टा कालीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल मंडल में कुल कितने जनपद हैं? बड़े सरल लग रहे होंगे आपको प्रश्न, है ना। कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ जी के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होंगे। देखिएगा, गढ़वाल मंडल में कुल कितने जनपद हैं? तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं। मेरे साथ दोहराइएगा, देखते हैं आप कितना जानते हैं, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है? सही, उत्तरकाशी। यहाँ पर देहरादून, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चमोली, यहाँ पर पौड़ी, यहाँ पर रुद्रप्रयाग, यहाँ पर टिहरी और यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार। ये हो जाते हैं 7 जनपद। कुछ छुटा तो नहीं दोस्तों? ठीक है, अब बात करते हैं, ये गढ़वाल मंडल हो गया, कुमाऊं मंडल की। यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, पिथौरागढ़ है। यहाँ पर बागेश्वर, यहाँ पर अल्मोड़ा, फिर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर चंपावत, यहाँ पर नैनीताल और यहाँ पर उधम सिंह नगर। ये था दोस्तों रफ स्केच, चीज़ों को रफली भी आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड कब घटित हुआ? जी हाँ, बताइए, पेशावर कांड कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930, 25 अप्रैल या फिर 20 मई। लास्ट के 1930 तो सभी में समान है, आपको तिथि याद होनी चाहिए तभी इसका आप आंसर
टिक कर पाएंगे। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 होगा। राइफल थी 2/18। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। टनकपुर का पुराना नाम क्या था दोस्तों? टनकपुर का पुराना नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्रास्टिनगंज, ऑप्शन बी कारबेटगंज, ऑप्शन सी करजनगंज, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों ये तो करजनगंज है, ये तो नहीं होगा। कारबेटगंज भी नहीं होगा। कारबेट का टनकपुर से क्या संबंध? ग्रास्टिनगंज यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब जो अन्य तथ्य थे उन पर विचार कर लेते हैं। करजन, बंगाल विभाजन 1905, कारबेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, क्षेत्रफल 520.82 और ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी प्लस नैनीताल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक टनकपुर की बात हुई है तो बात कर लेते हैं टनकपुर कहाँ पर स्थित है। टनकपुर चंपावत। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1766 है। उत्तराखंड के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? जस्टिस वी के गुप्ता, जस्टिस यू के सिंह, जस्टिस बारिन घोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वर्तमान में विपिन सांघी ही हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसको बनवाया था। क्या कोई क्रम बता सकता है? इसका क्रम क्या है? हमारे यहाँ उच्च न्यायालय बना है, इसका क्रम क्या है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का क्रम है हमारे यहाँ 20वां। याद रखिएगा। जनसंख्या में उत्तराखंड का क्रम 20वां है, जनघनत्व में 25वां है, लिंग अनुपात में 11 है, क्षेत्रफल में 19 है। चीज़ों को याद रखिएगा। साक्षरता में 17 है, जनसंख्या वृद्धि में 18वां नंबर है। जिन भी दोस्तों को ये सब जो भी मैंने बोले हैं तथ्य पसंद आए हों, मात्र 10 सेकंड में इतने सारे तथ्य आपसे शेयर किए हैं, तो आपका भी दोस्तों आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे। इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। अवश्य करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 214। अगर मैं इन आंकड़ों को चेंज कर दूं, 214 स्टार्टिंग में लिखा है 2 और 1, इसको मैं चेंज कर देता हूं 1 और 2, 4 को ऐसे ही रहने दो, बन गया 124, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। मजा आया होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। जिन दोस्तों को भी अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं बताइए? ND तिवारी हैं, बहुगुणा है, रमेश पोखरियाल निशंक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनका क्रम है 12वां। मुख्यमंत्री को दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल का अनुच्छेद 153। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी 164। विधानसभा की बात करें 170। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर एक और बात आपसे पूछ लूं दोस्तों, अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपने मन से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। बस कंडीशन यही है कि उस प्रत्याशी को 6 माह के अंदर किसी भी सीट से चुनाव जीतना होगा, अन्यथा 6 माह के बाद उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गवर्नर की यह शक्ति होती है। अगर देश में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऐसे राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति होती है। राज्य में जो कार्य राज्यपाल का है, देश में वह कार्य राष्ट्रपति का है। देश में जो कार्य प्रधानमंत्री का है, राज्य में वह कार्य मुख्यमंत्री का है। बिल्कुल सही। देश में जो कार्य महान्यायवादी का है, राज्य में वह कार्य महाधिवक्ता का है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। कौन सी नदी उत्तराखंड के रास्ते से होकर नहीं बहती? नहीं को देखिए, फिर प्रश्न को हल कीजिए।
झेलम, ब्यास, रावी, ये सभी। दोस्तों उत्तराखंड से इन तीनों ही नदियों का कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। उत्तराखंड में किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है रुद्रप्रयाग का और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है हरिद्वार का। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप स्थापना की बात करें, हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 में हुई थी। देहरादून की स्थापना 1817 में प्रथम बार, दूसरी बार 71 में हुई थी। उधम सिंह नगर 1995, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत 1997। और बात करते हैं दोस्तों, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी जिला है। अगर आप इसको उत्तराखंड मान ले तो उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी जिला, देहरादून सबसे पश्चिमी, पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी, उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला है। चीज़ों को याद रखिएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? सभी इसका आंसर जानते होंगे, मुझे पता है। राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित एसटी के लिए 2 सीटें हैं। विधानसभा में निर्वाचित 70 सीटें हैं। निर्वाचित बोला है मैंने। लोकसभा की 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एससी सीट है। अब बात करते हैं एससी के लिए विधानसभा में 13 सीटें हैं। एसटी के लिए 2 सीटें हैं। तो कुल सीटें हो गई 15। चीज़ों को याद रखिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, बिन पग चले बिन सुने काना, बिन कर बिनु करम करे बधी नाना। दोस्तों जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास तो नहीं होता है, विशेषोक्ति, विसंगति नहीं, विभावना होता है। जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो। अधोलिखित में से पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगर आप भारत की बात करें तो आपसे पूछा गया है कौन सी पश्चिम हिंदी बोली नहीं है, तो दोस्तों बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी सभी पश्चिमी हिंदी हैं, पश्चिमी हिंदी बोली हैं। बघेली दोस्तों पश्चिमी नहीं है, बघेली यहाँ पर बोली जाती है, तो यह है पूर्वी हिस्सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आ चुका है। ऑप्शन ए देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। हिंदी, पाली। दोस्तों आप सभी को पता है हिंदी अंत में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए और सी यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए। अब देख लेते हैं उचित आंसर क्या होगा। तो उचित आंसर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम रोज ही एक दिवस पर बात करते हैं, आपको पता होगा। हिंदी दिवस ऑप्शन ए 11 जून, 14 सितंबर, 20 सितंबर, 10 अक्टूबर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह 1949 में इसकी घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अगर बात करें 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस O3 बोला जाता है। ओजोन हमारे समताप मंडल में स्थित है। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखिएगा दोस्तों, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं तो सबसे पहले जो होगा मनुष्यों में वो होगा स्किन कैंसर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी। सभी की जननी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, याद रखिएगा। जीके से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान अमोनिया, ओजोन नहीं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन टेट्राफ्लोर नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन बोला जाता है CH4। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है? जो जानवर जुगाली करते हैं उसमें मीथेन निकलती है, दलदली भूमि में मीथेन निकलती है और धान के खेत से मीथेन निकलती है। मैंने आपसे कहा दलदली भूमि। दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में। 4 फरवरी में कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कहने को ही 25 हैं, आपसे 100, 150, 200 क्वेश्चन शेयर हो जाते हैं।
लेकिन इस बात को तो कोई कोई ही दोस्त मानेगा, कोई कोई छात्र ही मानेगा, अन्यथा तो सभी कहेंगे सर 25 क्वेश्चन कराते हैं। फलों को पकाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर इथाइलिन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिब्रेलिन दोस्तों वृद्धि हार्मोन है, याद रखिएगा। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन के कारण ताजमहल का कलर फीका होता जा रहा है। ठीक है। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में यहाँ पर लिख लीजिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा ही एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से एसिड रेन के कारण इमारत कैंसर होता है, बिल्डिंगों का कैंसर कहा जाता है। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट विश्व की किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, मध्य अक्षांश घास स्थल, टैगा, भूमध्य सागरीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मध्य अक्षांश घास स्थल को ही ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, प्रेयरी घास के मैदान को ही कहा जाएगा। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? डाउन्स कहा जाता है। करंट अफेयर में हमने इन चीज़ों पर चर्चा की है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण अगर कहीं पर हो तो कौन इसके बारे में सूचना दे सकता है? फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, लाइकेन। जहां पर भी वायु प्रदूषण होता है लाइकेन वहां पर नहीं होगा। इससे क्या सूचना मिलती है? अगर कहीं पर लाइकेन ना हो तो वहां पर वायु प्रदूषण काफी अधिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप, आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आ सकता है, याद रखिएगा। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। सभी जानते हैं सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन वैली हमारे यहाँ कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक, बसवराज बोम्मई इनके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। अगर विश्व की बात की जाए तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कितने सारे तथ्य बता दिए। सिलिकॉन वैली, आईसी की फुल फॉर्म, कर्नाटक, बेंगलोर, मुख्यमंत्री विश्व में कहाँ पर है? देखिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा स्थित है? करंट अफेयर में मैंने यह क्वेश्चन भी करा रखा है, मैप के साथ कराया है। जो दोस्त भी करंट अफेयर लेता होगा उसे पता है। जूरा, पिरेनीज, कार्पेथियस, काकेसस। मैंने आपसे बताया था फ्रांस फो, स्पेन पो, तो पिरेनीज पो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सभी जानते हैं, एसे ऑन इंडियन, नहीं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश टूल इन इंडिया। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाता है रीजनिंग से क्वेश्चन। जी हाँ, आपसे पूछा गया है आकृति में कितने वर्ग हैं? आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कितने वर्ग हैं? गिनिए, काउंट कीजिए और बताइए। देखते हैं क्या बताते हैं आप। वर्ग का अर्थ होता है दोस्तों स्क्वायर। आपको स्क्वायर इसमें गिनने थे, मेरे साथ गिनिए दोस्तों। 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 यहाँ पर हो जाते हैं 16। अगर आप सभी को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें 16 हो गए, और भी गिनने होंगे। 1 हो जाएगा ये संपूर्ण, पूरा हो गया, 17 हो गए। ठीक है, इन 4 को देखिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 हो गए। अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं, 26, 27, 28, ठीक है, 29, 30। तो यहां पर हो गए
30 वर्ग हो गए, 30 स्क्वायर हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मस्तिष्क की अच्छी कसरत करा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, आप पहले खुद पढ़िए, 2 मिनट का समय लीजिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। होप आपने वीडियो को पॉज किया हो और चीज़ों को पढ़ा हो, देखा हो क्या आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ABCDEF 6 गांव हैं। अब बोला गया है किसकी दिशा कहाँ पर है, हम पूरा चार्ट बनाएंगे। देखिए चार्ट आप यहाँ पर बना लीजिए। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, इसको तो रहने दीजिए, इसका लिंक नेक्स्ट से नहीं मिल पा रहा है। BE के पूर्व में 1 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों लिखा है B, मैंने आपसे बताया था किसी आपकी जो नोटबुक होगी उसका जो ऊपर का सिरा होगा उत्तर होगा, नीचे का सिरा होगा दक्षिण होगा, आपका राइट हैंड पूरब होगा, लेफ्ट हैंड पश्चिम होगा। अब आप देखिए BE के पूरब में 1 किलोमीटर है, BE के पूरब में 1 किलोमीटर है B, ठीक है दोस्तों, ये 1 किलोमीटर मान लेते हैं। AE के उत्तर में 2 किलोमीटर है, E के उत्तर में 2 किलोमीटर, यहाँ पर आप A मान लीजिए और ये 2 किलोमीटर हो गया। CA के पूरब में 1 किलोमीटर है, C इसके पूरब में 1 किलोमीटर यहाँ पर है। DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर है, A के दक्षिण में यानी कि D होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखा है, सबसे पहला देख लीजिए FOD, FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, D के पश्चिम में F यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा। अब बात करते हैं कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक रेखा में A, D और E सीधी रेखा में हैं, तो ADE ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रश्न काफ़ी अच्छा था, लेखपाल में आने लायक है, लेवल ठीक था, इससे पहले क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों यह थी टेस्ट सीरीज 64। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर की गई है उसके बारे में भी आप बताइएगा, आपको पसंद आई या नहीं आई। दोस्तों नव वर्ष है, चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, आपसे इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको नव वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं दोस्तों, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।